नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। कुछ भी शुरू करने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तो जो तस्वीर आपने देखी, इस तस्वीर के कई मायने हैं और आखिर ये तस्वीर क्या क्या कह रही है। क्या बिहार चुनाव में इस तस्वीर का कोई असर होने वाला है और ये तस्वीर क्या दोहराती है? आज चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें तेजस्वी घोड़े पर बैठे हैं। इस तस्वीर के क्या मायने हैं? इस तस्वीर को मैं चाहूँगा कि आप दिखाते रहें, क्योंकि इस तस्वीर में दरअसल केवल एक कैंपेनिंग का आनंद लेते तेजस्वी यादव दिख रहे हों, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ है इस तस्वीर में। इस तस्वीर से आप बिहार की राजनीति का एक मैप आज की तारीख में बना सकती हैं। और वो कैसे? तो ऐसे कि ये तस्वीर ली गई है मोकामा में, जो कि बाहुबली और नेता माने जाने वाले अनंत सिंह का इलाका है। और वो इलाका ललन सिंह, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनका इलाका है। मुंगेर क्षेत्र में आता है मोकामा, और वहाँ से वो सांसद हैं। मोकामा से लगातार विधायक होते आए हैं अनंत सिंह और उनके परिवार के लोग, चाहे पार्टी कोई भी हो। और कभी वो आरजेडी में जाते हैं, कभी वो जेडीयू में वापस आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट भी जीत जाते हैं। तो वो अनंत सिंह का इलाका है। और उस इलाके में तेजस्वी घोड़े पर सवार होकर के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अनंत सिंह अमूमन घोड़े पर दिखाई पड़ते हैं और उन्होंने कई घोड़े पाल रखे हैं, अपने पटना निवास में उन्होंने रखा है। और जो अपर कास्ट पॉलिटिक्स बिहार की है, ख़ास तौर पर उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रही है, उसके खिलाफ जो आरजेडी ने 90 के दशक में शुरू किया पूरा आंदोलन, उस आंदोलन को कैसे प्रभावी रूप से लालू यादव ने अपनी राजनीति से आगे बढ़ाया और अपर कास्ट डोमिनेशन को ख़त्म किया, उन सब चीज़ों को अगर आप समझें तो इस एक तस्वीर में आपको दिखाई पड़ती है कि घोड़ा अब ऐसा नहीं है कि कोई अपर कास्ट चढ़ेगा जो कि बिहार की राजनीति पर डोमिनेट करता था। अब उन्हीं के क्षेत्र में जाकर के घोड़े पर सवार है तेजस्वी। और ये तस्वीर अपने आप में उस डोमिनेशन की कहानी कह रही है जो बैकवर्ड कास्ट्स आज की तारीख में राजनीति में रखते हैं। और भले ही अलग अलग पार्टियों में हों, लेकिन लालू और नीतीश ने मिल करके 35 साल जो गुजारे हैं सत्ता में मुख्यमंत्री के तौर पर, वो जाहिर ये करती हैं कि इस तरह से घोड़े पर सवार होकर के आज की तारीख में राजनीति में कौन मजबूत है। लेकिन बहस इसलिए भी हो रही है क्योंकि आनंद मोहन सिंह ने एक बयान दे दिया है। बिल्कुल आज भी कह रहा है, मंगीलाल मंडल के उस बयान को पढ़ा, आज भी कह रहा है भूरा बाल साफ करो, याद है ना? इस मंत्र को लेकर गाँव गाँव जाओ। साथियों मित्रों, पूरा बाल साफ करो का नारा देने वालों, कल सवन सिंहासन पर था, सत्ता में था और आप किंग मेकर थे, आपकी खुशामद थी। आज उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं चिराग पासवान से, चिराग पासवान लड़ रहे हैं मांझी जी से, कोई लड़ रहे हैं मुकेश सहनी से, कोई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, कोई लड़ रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव। अब ये भूरा बाल वाला तय करेगा सिंहासन पर कौन जाएगा। लालू यादव की बात करें तो वो अपनी राजनीति, जब 90s के दशक में उनकी राजनीति का समय था, तब वो एक नारा देते थे, भूरा बाल साफ करो। और वो जो नारा था वो बहुत फेमस नारा था और वो जातियों पर ही नारा था कहीं ना कहीं। और ऐसा लग रहा है कि अब तेजस्वी इस तस्वीर के माध्यम से उस नारे को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक छाप देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर वैसे सीधे करें इंटरप्रेट तो शायद लग सकता है, पर तेजस्वी ने इस बात को इकबालिया हमेशा कहा है कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। ये केवल MY की पार्टी नहीं है, मुस्लिम यादव जो कहा जाता है। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है और हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं।
पर हकीकत यही है आज की तारीख में भी कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के साथ ज़्यादातर जो है वो अपर कास्ट नहीं है। ए टू जेड वो भले ही कहना चाहते हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज के कतिपय हर वर्ग से उनको वोट जाता है। और जो आपने याद दिलाई इस एक नारे की, जो 90 के दशक में बड़ा ही लोकप्रिय था और सब लोग चर्चा करते रहते थे, उसकी दोबारा से फिर से शुरू हो गई है चर्चा। भूरा बाल साफ करो का उस दौर में बड़ा सीधा अर्थ निकाला गया था और कहा गया था कि हर शब्द में जो पहला अक्षर है वो जाति का सूचक है, यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ, तो इनको साफ करो। लालू यादव ये कहना चाहते हैं। इस बात को लालू यादव ने कभी नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। उस दौर में कोई वीडियो, कोई मोबाइल फ़ोन बहुत आसानी से आप किसी का बना लें, ऐसा होता नहीं था। अब ऐसे में एक सवाल है कि ये जो जातीय राजनीति है उसकी बात अचानक से क्यों सामने आने लगी? ये अचानक से इतना ज्यादा टॉपिक जो है वो उठाया जा रहा है, क्यों? देखिए, ऐसा है कि इसका एक संदर्भ है और वो ये है कि जैसे हमने अभी बात की कि 90 के दशक में ये नारा लालू यादव की तरफ से दिया गया, ये कहा गया। उस दौर में कोई फ़ोन होता नहीं था, कोई रिकॉर्ड कर नहीं पाया। लालू यादव ने हमेशा कहा कि जी हमने ऐसा नहीं कहा। लेकिन होता ये है कि इस नारे ने एक तरह से पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर किया और पब्लिक इमेजिनेशन को इस तरह से कैप्चर किया कि समाज अगड़े और पिछड़े में बट गया। वो बटने की बड़ी वजह ये थी कि उसी दौर में मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल कमीशन के लागू होने के साथ लालू यादव खास तौर पर पिछड़े वर्ग के हीरो के रूप में इमर्ज किया उन्होंने बिहार की राजनीति में। ये वही दौर था जिस वक्त मंडल कमीशन के खिलाफ एक वर्ग था, एक उसके समर्थन में वर्ग था। जो खिलाफ वर्ग था वो वर्ग छोटा था क्योंकि वो अपर कास्ट्स का था, अगड़ों का वर्ग था, और वो छोटा वर्ग है। आज की तारीख में भी मात्र 10% जो हिंदू अपर कास्ट हैं उनकी आबादी है बिहार में, मात्र 10%, और उसमें अगर आप अगड़े मुसलमान जोड़ दें तो 15%। तो बाकी की जो 85% आबादी है वो पिछड़ों की आबादी कही जाती है, जिसमें पिछड़े मुसलमान भी आते हैं और बाकी पिछड़े हिंदू समाज के लोग आते हैं। तो ये जो पिछड़ों की राजनीति, अगड़ों की राजनीति का जो आलम था उस वक्त, वो इस नारे के आसपास सिमट गया। और आप देखिए कि कैसे भूरा बाल साफ करो, यानी कि उस 10% को अब सत्ता में आने नहीं देना है। क्योंकि मुसलमान अगड़ों पिछड़ों के हिसाब से वोट करते नहीं हैं, तो वो 5% भी इसी 85% के साथ आ गया, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान या फिर बीजेपी और एंटी बीजेपी पर वोट करते हैं। तो मसला ये रहा कि इस 10% की जो आबादी है, इस आबादी को अब सत्ता में नहीं आने देना है, और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल पड़ा। असर देखिए क्या हुआ। असर ये हुआ कि उसके बाद अगड़ों की राजनीति बैकग्राउंड में चली गई, वो जो कि 1947 में देश की आज़ादी से लेकर के 1989 तक लगातार अपर कास्ट, बीच बीच में 1-2 मौके आए थे, वरना लगातार अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर्स होते आए थे। उनकी आबादी जितनी नहीं थी उससे ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन था। और चाहे वो शुरुआत के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो आखिरी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो श्री कृष्ण सिंह रहे हों या फिर आखिर में जगन्नाथ मिश्र रहे हों, सब अपर कास्ट से आते थे। आबादी उनकी उतनी नहीं थी। और ये जो भाव था पिछड़ों की मानसिकता में, उसने एक नए सियासी समीकरण को जन्म दिया जब मंडल कमीशन आया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और उसको बहुत आसानी से कैप्चर किया लालू यादव ने। और उन्होंने देखिए 15 साल सत्ता चलाई अपनी। उन्होंने इस बात को कहकर हमेशा गर्व किया है कि मैंने जो राजनीति की है, भले मैं रहूं ना रहूं, राजनीति वही रहेगी, यानी कि अगड़े पिछड़ों की ही राजनीति रहेगी। तभी आप देखिए कि आज की तारीख में भी नीतीश बने मुख्यमंत्री और नीतीश 20 साल मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी जो कि अगड़ों की पार्टी कही जाती है, हालांकि अब ऐसी स्थिति नहीं है, उसमें तमाम पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो कि शीर्ष स्तर पर हैं, लेकिन वो कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई या वो चेहरा आगे नहीं कर पाई। और ये कह के गए हैं पिछड़ी राजनीति करने वाले लोग कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा।
तो आप देखिए कि अब इस संदर्भ में बिहार की राजनीति चल रही है, जिसमें कि पिछड़े जो हैं वही शासन करेंगे और अगड़े मददगार की भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या जब 2005 में नीतीश कुमार की राजनीति में जब एंट्री हुई तो उस टाइम के बाद क्या ये नारा विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, इस नारे के मायने खत्म हो गए? देखिए, केंद्र की राजनीति तब तक कर रहे थे नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में आपने जैसा कहा 2005 में उनकी एंट्री होती है, लेकिन पृष्ठभूमि तो वही है ना, जो कि अगड़े पिछड़ों की राजनीति 15 साल 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव की जो राजनीति है उसमें अगड़े पिछड़ों की खूब बातें हुई। अब पिछड़ा जो है वो अचानक लालू यादव के अंदर संगठित तो था, उसके दिमाग में ये बात आती है और डाली जाती है कि पिछड़ों में ये एक अगड़ा कौन बन गया। पिछड़ों में अगड़ा से तात्पर्य यह है कि केवल यादव ही मुख्यमंत्री होंगे क्या, ये भाव आ गया। हु आर दीज नियो ब्राह्मण्स, इस तरह का भाव आ गया कि भाई हम चलिए 85-90% की बात हो रही है अब, पर इसमें केवल 15 साल यादव ही मुख्यमंत्री रहेंगे क्या, ये भाव आ गया। फिर तो वही हो गया ना कि आपने ब्राह्मणों को हटाया या अपर कास्ट को हटाया और फिर से अपने लिए एक अपर कास्ट क्रिएट कर लिया कि भाई यादव ही रहेंगे मुख्यमंत्री। 15 साल वही स्थिति रही, लालू यादव, उसके बाद राबड़ी देवी बनी। तो उस वक्त ये जो पिछड़ों में सोच आई तो उन्होंने कहा जी नहीं, जो प्रभावशाली पिछड़े थे, जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं कुर्मी है, कोई समाज है, इन लोगों ने अपने आप को यादवों से अलग कर लिया और वो जो बीच से डिवीजन हुआ उनके साथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ गई और कुर्मी कोयरी यानी कि लव कुश समाज जो है वो जुड़ गया भारतीय जनता पार्टी यानी कि अगड़े समाज से। और इस तरह उस वक्त भारतीय जनता पार्टी आउट एंड आउट जो थी अगड़ों की पार्टी थी और उसने एक नया विकल्प लाया बिहार में और देखिए वो विकल्प आज भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी लार्जली अपर कास्ट का वोट लेती है। अति पिछड़ा कहलाया वो वर्ग जो कि लालू जी से अलग हुआ। लालू जी पिछड़ों के नेता थे, उसमें से जो अति पिछड़े थे, जो ज़्यादा बैकवर्ड थे, उन्होंने अपना एक अलग वर्ग बनाया, कोई फॉर्मल तरीके से नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि सब कुछ डोमिनेट तो यादव कर रहे हैं। उस वक्त बहुत से ऐसे किस्से कहानियाँ आई कि दरोगा भर्ती परीक्षा हुई तो ज़्यादातर दरोगा बन गए यादव समुदाय के लोग, टीचर भर्ती परीक्षा हुआ तो हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, यादवों को ही मिला। तो धीरे धीरे वो जो एक विश्वास था वो हिल गया। ओबीसी राजनीति के भीतर की ये बातें हुई और उस ओबीसी वर्ग का एक बड़ा सा वर्ग टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला और देखिए वो वर्ग इतना स्ट्रांग था, वो साइलेंट वर्ग था। वो ओबीसी में यादव बड़े प्रभावशाली थे, वो ज़ोर से बोलते थे। उनसे अलग जो लवकुश समाज और दूसरे, अब नाई है मान लीजिए, नाई समाज है, वो चुप रहता है लेकिन उसके पास वोट है तो उसने वोट जो है अपना जोड़ लिया अति पिछड़े वर्ग के साथ। और ऐसे बहुत से जातियां थीं, उन्होंने जोड़ लिया और आज तक सत्ता में हैं। पर आपका वो मूल प्रश्न यही है कि क्या वो रहा? बिल्कुल रहा, वो भावना बिल्कुल रही। नीतीश के आने के बाद वो लुप्त हो गई ऐसा नहीं है और पिछड़े ही वहाँ की राजनीति में आज भी पावरफुल हैं, आज भी पावरफुल हैं। तभी घोड़े पर सवार तेजस्वी एक संदेश दे रहे हैं अपने वोट बैंक को कि यहाँ अब डरने की बात नहीं है, कोई छोटे सरकार नहीं है, अब हम हैं छोटे सरकार और हम छोटे हैं, लालू जी के सुपुत्र हैं और हम ही सरकार हैं। और उन्हें अब वापस आते हैं उस नारे पे, जब वो जो नारा जब लालू जी ने दिया था उसके बाद अब इस नारे को वापस से उभारने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ आरजेडी के एक नेता ने भी इस नारे को कहा और दूसरी तरफ आनंद मोहन सिंह ने भी इस नारे को दोहराया है। इसका क्या मतलब? पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम था और आनंद मोहन सिंह ने इस नारे को एक तरह से फिर उसकी याद दिला दी। उसके पहले थोड़े दिनों पहले आरजेडी के एक नेता ने याद दिलाई थी। तो ये आखिरकार इस तरह के नारे चुनाव के ठीक पहले दिए क्यों जा रहे हैं, ये प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। और जहां आरजेडी के नेता जब देते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो जातीय गोलबंदी करना चाहते हैं। आरजेडी को ये लग रहा है कि केवल एमओआई के समीकरण से बात बन नहीं रही है, एक सब्सटैंशियल वोट बैंक तो आ जाता है पर जीत के लिए जो बाकी के 4-5% वोट हैं वो नहीं आ पाते हैं और यहीं पर धोखा हो जाता है। दूसरी तरफ नीतीश के प्रयोग की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ अब वोट करना अति पिछड़ा वर्ग ने सीख लिया है। पिछले 20 सालों में जो नॉन यादव ओबीसीज हैं वो सीख चुके हैं। तो सारे ओबीसी जब तक गोलबंद नहीं होंगे तब तक आरजेडी सत्ता में नहीं आएगी। वो तभी सत्ता में आई थी जब सारे ओबीसी एकजुट हो गए थे। आज टूट गया है ओबीसी का एक बड़ा वर्ग, वो चला गया है बीजेपी के साथ। तो आरजेडी के नेता ने तो इसलिए ये कहा।
आनंद मोहन सिंह ने क्यों कहा? आरजेडी के नेता ने जब ये कहा तो तुरंत आरजेडी के नेताओं ने मना किया, बोला ऐसे नहीं बात करना है आपको, हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। लालू जी ने कहा हमने तो कभी बोला ही नहीं था ऐसा, और तेजस्वी ने कहा हम तो A to Z की बात करते हैं, हम इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं कि भूरा बाल साफ करो। ये विवाद थोड़ा थमा, लेकिन अब आनंद मोहन सिंह ने इसे उभारा है क्योंकि उनका ये कहना है। देखिए, आनंद मोहन सिंह एक मजबूत नेता हुआ करते थे 90 के दशक में, और पप्पू यादव से उस इलाके में, पूर्णिया सहरसा में उनकी जो अदावत थी, अगड़े पिछड़े की अदावत थी। आज तो दोनों मित्र हैं, लेकिन उस दौर की बातचीत आपको बता रहा हूँ। तो टक्कर हुआ करता था कि भाई बैकवर्ड का नेता, यादवों का नेता पप्पू यादव और राजपूतों का नेता आनंद मोहन सिंह। खैर वो सब, न वो पप्पू यादव रहे न वो आनंद मोहन सिंह रहे, वो जेल चले गए, लंबे अरसे तक जेल में रहे, बाहर आए हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद वो सांसद हैं शिवहर से, उनके बेटे MLA हैं। और अगर ये भूरा बाल की बात करेंगे तो जाहिर है उनकी अपनी सीट ही चली जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में जैसा कि हम लोगों ने बात किया 10% वोट ही है अगड़ों के, तो इससे तो कोई सीटें जीती नहीं जा सकती है। पर उन्होंने किस संदर्भ में बात कही? उनका ये कहना है कि पिछली जो इलेक्शंस हुई 2020 की, 2020 की, उन इलेक्शंस में जो हार जीत का मार्जिन था वो 1% वोट का था। मात्र 1% वोट से आरजेडी पीछे रह गई थी और NDA आगे रह गया था। तो अगर आप भूरा बाल साफ करो की बात करते हैं तो यहाँ तो 10% है। बिल्कुल। तो हम तय करेंगे, यही 10% तय करेगा, ये जिसके साथ जाएगा उसकी सरकार बनेगी। और इसीलिए उन्होंने इस नारे को अब दोबारा से उद्धृत कर दिया है कि ये जो भूरा बाल साफ करो वाले लोग हैं, है ना, इनके साथ हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उनके साथ जो ऐसा नहीं कहते हैं। और यहाँ उन्होंने महागठबंधन को, आरजेडी को बैकफुट पर लिया ये कह करके, क्योंकि उनकी पत्नी JDU से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी और JDU का गठबंधन है, वो JDU से सांसद है उनकी पत्नी। तो जाहिर है कि वो आज की तारीख में NDA के लिए केस मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया है, और ये भी याद दिलाया है कि सवर्णों को सिर्फ और सिर्फ रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से सवर्ण ऐसे हैं आज की तारीख में जो कि महागठबंधन के साथ जुड़ना चाहते हैं। राजपूतों में ख़ास तौर पर राजपूतों के बड़े बड़े नेता हुए हैं आरजेडी के। रघुवंश प्रसाद सिंह बहुत बड़े नाम हुआ करते थे, वैशाली से सांसद हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री भी रहे। आज की तारीख में भी सुधाकर सिंह हैं बक्सर से, जो कि सांसद हैं। उनके पिता जगदानंद सिंह बहुत दिनों तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे आरजेडी के। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं। सांसद मनोज झा हैं जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, आरजेडी से बनाए गए हैं सांसद राज्यसभा के। तो ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश जो आरजेडी कर रही है, तो ये चिंता देता ही है JDU BJP को कि अगर मेरा ये जो सॉलिड वोट बैंक है 10% का, यही अगर खिसक के इस तरफ चला जाएगा तो फिर बचेगा क्या? तो इनको तो 4 ही 5% चाहिए आरजेडी महागठबंधन को, क्योंकि ये अच्छी खासी संख्या ले आते हैं मुस्लिम और यादव मिलकर के। इनको अगर 4-5% वोट मिल जाते हैं तो ये सरकार बना देंगे। पिछली बार तो 1% से रह गए थे, तो अगर 4-5% वोट इनका ये भूरा बाल का आ जाता है इनको, तो फिर तो ये सरकार में आ जाएंगे। तो ये फिर से इसीलिए ये राजनीति सक्रिय कर दी गई है कि ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि कोशिश अब ये कर रहे हैं तेजस्वी कि हम सबको साथ लेकर के चलें, हम A to Z की पार्टी बने। वो कितना सफल हो पाता है ये तो आज आने की वाला तारीख वक्त ही में बताएगा। नहीं कहा जा सकता है, पर उनकी कोशिश ज़रूर है। और देखिए, इस बार उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कोयली समुदाय से टिकट दिया, धानुक समुदाय से टिकट दिया, और यहाँ तक कि कई प्रयोग में वो सफल भी रहे। जैसे कि औरंगाबाद की सीट वो जीत गए, आरजेडी जीत गई, जो भी कहा जाता था कि ये तो चित्तौड़गढ़ है और यहाँ तो राजपूत के अलावा कोई जीतता ही नहीं है। और वहाँ पर जाकर के एक कोयली समाज के व्यक्ति ने सीट जीत ली। सिवान में भी कुछ इसी तरह से हुआ, और भी दूसरी जगहों पर ऐसा हुआ। तो उनका प्रयोग एक वर्ग में थोड़ा थोड़ा सफल हो रहा है, वो चिंताएँ दे रहा है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी की बातें जो हैं वो और लोगों को ज़्यादा प्रभावित करने लगें। अब बात करें आने वाले चुनाव की, तो आने वाले चुनाव पर इसका असर होगा या नहीं? क्योंकि अगर बात करें मेरे जैसे लोगों की, तो ये तो इतिहास की बातें हैं। तो आने वाले चुनाव पर इन बातों का क्या असर हो सकता है? देखिए, ज़्यादातर असर नहीं होगा इसका, क्योंकि ये उस दौर की बातें हैं जब जातीय गुणागणित बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 90 के दशक की बात, 90 के दशक हम लोग भी छोटे थे, सुना करते थे कि इस तरह की बातें हो रही हैं। और कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो इतना हावी है, और कास्ट पॉलिटिक्स समझ भी नहीं आती थी कास्ट पॉलिटिक्स, फिर भी
ऐसा लगता था कि यही सब कुछ तय कर रहा है। आज की तारीख में भी तय कर रहा है, जाति तय कर रही है, विनेबिलिटी जो है बिहार में आज। लेकिन एक बड़ा वर्ग है आज की तारीख में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रोजगार को लेकर के, अवसर को लेकर के, पलायन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, समय से वहाँ पे बीए की डिग्री नहीं मिल पाती है, इस बात को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के एक बड़ा वर्ग है जो तैयार है। वो वर्ग जो कि आए दिन आप पटना की सड़कों पर लाठियां खाते देख सकती हैं, वो स्टूडेंट्स और शिक्षकों की, उनके लिए प्राथमिकताएं बदल गई हैं। वो जो पुराने दौर के नेता हैं आनंद मोहन, भले ही उन्होंने कह दिया हो, लेकिन आज की तारीख में मैंने एक माँ को कहते सुना, वो कह रही हैं कि हमारे बेटा को तेजस्वी नौकरी दिलवा दें, है ना, और हमारा समर्थन है उसको, हम ब्राह्मण हैं। तो जब इस तरह की सोच अगर आ गई है तो इसका अर्थ ये होता है कि प्राथमिकताएं बदल गई हैं। तो जो जनता के लिए काम करेगा, अब केवल जातीय गुणागणित पर न तेजस्वी को लाभ होगा नहीं एनडीए को लाभ होने जा रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ जाति करेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट पर आलंबित नहीं है। आप देखिए उनका सबसे बड़ा नेता वहां पर सम्राट चौधरी, वो कोयरी समाज से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल विजय सिन्हा ही हैं। विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं, लेकिन कोयरी समाज से आते हैं। और इसी तरह से नंदकिशोर यादव उनके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उनमें भी परिवर्तन आ चुका है, और बाय एंड लार्ज उन्होंने समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ लिया है। अपर कास्ट उनका वोट बैंक है, वो पीछे है, उसको टिकट मिले ना मिले उनको पता है कि ये कैप्टिव वोट बैंक है, ये मुझे देगा ही देगा वोट, वो कहीं नहीं जाने वाला। वो प्रयोग कर रहे हैं और नए लोगों को जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए इस चुनाव पर इनका बहुत व्यापक असर होगा, ऐसा नहीं है। और युवा बहुत है बिहार में, और उसकी ज़रूरतें और उसकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। लिहाजा इस तरह की बातें जो हैं अब बेमानी हैं, अब बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं होता दिख रहा है। ये ज़रूर है कि कास्ट पॉलिटिक्स हमेशा डोमिनेंट रहा है बिहार में, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भाव रहता है, पर उन्हें भी लगता है कि बहुत कुछ हुआ। पर अब इसकी सूरत बदल रही है, क्योंकि आप देखिए प्रशांत किशोर जीते न जीते, लेकिन उन्होंने एक बॉडी ऑफ सपोर्ट अपने लिए खड़ा कर लिया है, और उनके पीछे वो चलता हुआ दिख रहा है। जातीय गुणागणित के हिसाब से वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, उतनी भीड़ उनके पीछे क्यों जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि ब्राह्मण जाति 4-4.5% ही है बिहार में, तो उनके पीछे क्यों लगना है इतने? लेकिन मसला ये नहीं है कि उनके पीछे जो है केवल ब्राह्मण जाति के लोग जा रहे हैं, उनके पीछे वो तो तमाम लोग हैं, और वो मुद्दे घूम रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं। और उन्होंने एक अच्छी बात कही थी कि मोदी जी क्यों जीतते हैं बिहार में? हमेशा जीत जाते हैं लोकसभा का चुनाव, और उनमें 40 में कभी 31, कभी 36 ऐसे सीटें क्यों आती हैं मोदी के नाम पे? आप हमें बताइए कि मोदी की जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? बात सही है, मोदी जी जिस जाति से आते हैं, है ना, तेली घाची समाज, उसकी तो बहुत ही कम संख्या है बिहार में, फिर भी उनको क्यों वोट मिलता है? क्योंकि वो बात करते हैं सरोकारों की। तो आप अगर सरोकारों की बात करेंगे, तो सरोकारों की जब बात आप करेंगे तो फिर आपको समर्थन मिलेगा। लिहाजा ये अब मानना कि इस तरह के नारों से बहुत कुछ तय हो जाएगा बिहार में या कहीं भी, ये संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इन सारे डिस्कशन से ये तो देखने को मिल रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि अब जो आने वाले चुनाव हैं या उसके नतीजे हैं वो कास्ट बेस्ड नहीं होने वाले हैं, क्योंकि चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो एनडीए हो, अब ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। क्योंकि अब बात हो रही है मुद्दों की, क्योंकि अब बात हो रही है रोजगार की, और तमाम जितने मुद्दे हैं, चाहे युवाओं से जुड़े हों, बुजुर्गों से जुड़े हों, लोगों की ज़रूरतों से जुड़े हों, इन मुद्दों पर बात हो रही है। और पॉलिटिक्स का जो आधार है अब वो ये चेंज कर रहा है, ये जो सूरत बदल रही है आने वाले बिहार की और आने वाले चुनाव की। तो देखा यही जा रहा है कि अब कास्ट बेस्ड कहीं ना कहीं बहुत पुराना मुद्दा है, पिछड़ा मुद्दा है, और अब मुद्दों पर बात की जा रही है जो लोगों की ज़रूरत है उस हिसाब से। तो फिलहाल आने वाले समय में इस चुनाव की सूरत क्या होती है और जीत कैसे दर्ज होती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही, धन्यवाद।